भाई साहब, थोड़ा हल्का ही रंग पेंट करिएगा दीवारों पर। मेरी बड़ी बहू को हल्के रंग ज्यादा पसंद है। इस कमरे के बाद दूसरे कमरे में भी आपको पेंट करना है। और हाँ, आजकल जो पेंट से डिजाइन बनते हैं ना, वो भी बना दीजिएगा। मैं आपके लिए थोड़ी देर में चाय भिजवाती हूँ। सरस्वती के दोनों बेटे तरुण और मोहित की घर में जोरों शोरों से शादी की तैयारी चल रही थी। समय गुजरता है और सरस्वती के दोनों बेटे तरुण और मोहित की शादी हो जाती है। सरस्वती अपनी दोनों बहुओं अलीशा और नीलम का धूमधाम से गृह प्रवेश करती है। तुम दोनों काफी थक गई होगी ना, जाकर कुछ घंटे आराम कर लो। बाकी की रस्में हम शाम को आराम से कर लेंगे। माया बेटा, जा अपनी दोनों भाभियों को उनके कमरे में ले जा। 1 मिनट रुकिए। अरे भाई साहब, आप लोग अभी तक सामान लेकर अंदर नहीं आए, जल्दी से अंदर ले आइए। अलीशा जैसे ही बोलती है, गेट के बाहर से 3-4 मजदूर हाथों में सोफा, बेड, अलमारी, डाइनिंग टेबल, एलईडी, ओवन और ढेर सारे बड़े बड़े गिफ्ट्स लेकर घर के अंदर लाकर रख देते हैं। पलक झपकते ही आधे से ज्यादा हॉल अलीशा के लाए हुए दहेज के सामान से भर जाता है। अरे अलीशा बहू, ये सब क्या है? हमने तो तुम्हारे माता पिता से बिल्कुल भी दहेज नहीं मांगा था, तो उन्हें ये सब देने की क्या जरूरत थी, वो भी इतना सारा? मेरे पापा के पास पैसों की बिल्कुल भी कमी नहीं है, इसलिए दहेज में उन्होंने हर चीज मुझे एक से बढ़कर एक दी है। अब मैं एक बिजनेसमैन की बेटी हूँ, ना कि फैक्ट्री में काम करने वाले एक मजदूर की, जो शादी में भी दहेज के नाम पर बस कपड़े के 2 सूटकेस उठाकर ले आऊं। अलीशा बहू, अगर नीलम बहू एक गरीब घर से है और वो दहेज लेकर नहीं आई तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वो तुम्हारी जेठानी है और तुम उसे इस तरह ताने नहीं दे सकती। तुम इतना सारा दहेज उठाकर ले आई हो, हम इसे रखेंगे कहाँ? तुम्हारा और मोहित का कमरा भी इतना बड़ा नहीं है कि सारा सामान आ जाए। माँ बिल्कुल ठीक कह रही है, हमारे कमरे में तो ये सारा सामान आने से रहा। लगता है माँ, हमने जो बाकी के कमरे बंद कर रखे हैं, उन्हीं में से किसी एक कमरे में हमें ये सारा सामान रखना होगा। लेकिन बाकी के जो कमरे बंद हैं वो तो हमने मेहमानों के लिए रखे हुए हैं। पिताजी, कौन सा मेहमान हमारे साल भर आते हैं? आएंगे तो हम उस समय देख लेंगे। तो मेरे कमरे में तो इतना सामान आने से रहा। सरस्वती के पूरे घर में 10 कमरे थे, जिसमें से एक कमरे में सरस्वती और उसके पति रहते हैं। बेटी एक कमरे में और उसके दोनों बेटे एक कमरे में रहते थे। शादी के बाद जब अलीशा ढेर सारा दहेज लेकर आती है तो उन बंद 5 कमरों में से एक कमरा उसके कमरे के अलावा अलीशा को दे दिया जाता है, जहां अब देवरानी के पास रहने और सामान रखने के लिए 2 कमरे थे। वहीं जेठानी के पास सिर्फ एक ही कमरा था। और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। दहेज का जो भी सामान लेकर आई थी वो तो मैंने दूसरे कमरे में अच्छे से शिफ्ट करवा दिया है, लेकिन इस बड़ी एलईडी का क्या करूं? एक काम करती हूँ, इसे भी एक कमरे में शिफ्ट करवा देती हूँ। और वैसे भी मेरे घर में तो मेरा एक मिनी थिएटर बना हुआ था, क्यों ना अपने ससुराल में भी मैं कुछ ऐसा ही करूं। अलीशा कंपनी से वर्कर्स को बुलाकर एक और कमरे में अपने दहेज में लाई हुई बड़ी सी एलईडी लगवा देती है, जिसे देख सरस्वती, ये क्या बहू, तूने ये कमरा खुलवाकर एलईडी क्यों लगवा दी? अगर तुझे एलईडी ही लगवानी थी तो तू हॉल में या अपने कमरे में भी तो लगवा सकती थी। हॉल में तो पहले से ही टीवी और मेरे कमरे की कोई भी वॉल पर इतना बड़ा एलईडी सूट नहीं करता, और दूसरे कमरे में तो सिर्फ सामान रखा हुआ, इसलिए मैंने इसमें ये एलईडी लगा दी। वो क्या है ना, मुझे मूवीज और सीरीज देखने का काफी ज्यादा शौक है, इसीलिए जब आपका भी कुछ देखने का मन करे तो मुझे बता दीजिएगा। हम दोनों मिलकर इस बड़ी सी एलईडी पर देखेंगे इस कमरे में। धीरे धीरे कर अब जहां अमीर देवरानी के पास रहने और सामान के लिए 3 कमरे हो गए थे, वहीं बेचारी गरीब जेठानी अभी भी एक ही कमरे में अपना गुजारा कर रही थी। अरे भाभी, ये डॉग किसका है? बड़ा ही प्यारा है। इसका नाम लिली है और ये मेरा ही पेट है। वो क्या है ना, आज मैं मायके गई थी तो मैं इसे वहां से ले आई। इसे मेरे बिना रहने की बिल्कुल भी आदत नहीं है। माँ बता रही थी कि मेरे बिना ये ठीक से कुछ खाती भी नहीं है। अब ये हमारे साथ ही रहेगी। मोहित को तो जानवरों से बड़ा ही डर लगता है। अगर तू इसे अपने कमरे में रखेगी तो बेचारा तो कमरे में आएगा भी नहीं। तो क्या हुआ माँ जी, हमारे घर में अभी भी पूरे 2 कमरे खाली हैं। उसमें से एक कमरा मैं अपनी प्यारी लिली को दे देती हूँ। क्या कहा बहू तूने? एक कुत्ते के लिए अब तू एक पूरा कमरा ही लेगी? अरे ये छोटा सा तो कुत्ता है, इसे एक डॉग हाउस लाकर उसमें रख दे या आंगन में बांध दे। माँ जी, ये भले ही आपके लिए एक नॉर्मल डॉग है, लेकिन मेरे लिए मेरी जान है। मेरे मायके में भी मैंने इसके लिए एक अलग से कमरा बनवा रखा था। इसे शुरू से ही खुली जगह में रहने की आदत है, और भला मैं इसे आंगन में कैसे जोड़ दूं? किसी ने इसे चुरा लिया तो? प्लीज माँ जी, क्या आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती हैं? प्लीज माँ जी, अगर अलीशा इतना कह रही है तो एक कमरा दे दीजिए। वैसे भी अगर अलीशा का डॉग घर में इधर उधर घूमेगी तो हम सभी को ही परेशानी होगी। इससे अच्छा तो वो कमरे में ही रहे, वही सही है हमारे लिए।
नीलम की बात सुनकर सास सरस्वती अलीशा के डॉग के लिए उसको एक कमरा दे देती है और अब अमीर देवरानी के पास पूरे 4 कमरे होते हैं। वहीं एक दिन अलीशा अपने कमरे में खड़ी होकर रील बना रही थी कि तभी अरे यार, इस रूम में तो बिल्कुल भी अच्छी वीडियो नहीं बन रही है, कोई विंडो भी नहीं है। क्या इस घर में कोई ऐसा कमरा है जिसमें विंडो बनी हुई है? अलीशा सारे कमरों में जाकर विंडो वाला कमरा ढूंढने लगती है। तभी आखिरी बंद कमरे में पहुंचकर अलीशा को एक बड़ी सी विंडो दिखाई देती है। उस कमरे से बाहर का व्यू भी काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। ये हुई ना बात, अब तो मैं इसी कमरे में अपने सारे वीडियोस बनाया करूंगी। बस जल्दी से यहाँ पर ढेर सारी लाइट्स लगा देती हूँ। देखते ही देखते अलीशा उस आखिरी कमरे पर कब्जा कर उसमें रिंग लाइट्स के साथ ढेर सारी अपनी वीडियोस बनाने का सामान वगैरह लगा देती है और अब उसमें रील बनाने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन नीलम के मायके वालों ने उसे कुछ सामान भिजवाया था। अरे यार, ना जाने माँ इतने सारे कपड़े और ये सामान देखकर क्यों चली गई। कमरे में तो मैं हर जगह कुछ ना कुछ रखा है। काम करती हूँ, इसे ले जाकर अलीशा के वीडियो बनाने वाले कमरे में रख देती हूँ। थोड़ा सा ही तो सामान है, उसे क्या ही परेशानी होगी। सारा सामान नीलम अलीशा के वीडियो बनाने वाले कमरे में रख रही होती है कि तभी वहां अलीशा आती है। जेठानी जी, आप ये क्या कर रही हो? आपको पता नहीं है ये कमरा मेरा है? हाँ पता है, वो तो बस यहाँ मैं थोड़ा सामान रखने के लिए आई थी। मैंने क्या कहा आपने सुना नहीं? इस घर के जो एक्स्ट्रा 5 कमरे हैं वो मेरे हैं। इसमें सिर्फ मेरा ही सामान रहेगा और मेरी मर्जी से ही कोई इस कमरे में आएगा। अपना ये सामान उठाओ और निकलो मेरे कमरे से। अलीशा नीलम को उसके सामान के साथ कमरे से बाहर निकाल देती है, जिससे नीलम को काफी बुरा लगता है। वहीं अलीशा के कहने को 5-5 कमरे थे, लेकिन अलीशा किसी भी कमरे की ठीक से सफाई नहीं करती थी। हर कमरे में हमेशा गंदगी ही फैली रहती थी, जिसे देख सरस्वती, अलीशा बहू ने तो सारे कमरों में गंदगी फैला रखी है। हर जगह मक्खियां भिन भिना रही हैं। कितनी बार कहा इससे कि कमरा साफ कर, लेकिन ये है कि सुनती ही नहीं है। ऐसे ही कुछ समय गुजर जाता है। सरस्वती के घर उनके कुछ मेहमान आते हैं। सबके खाने पीने के बाद नीलम किचन में बर्तन धो रही होती है। वहीं अलीशा सबके लिए कस्टर्ड बनाती है। तभी सरस्वती किचन में आती है। अलीशा बहू, इन लोगों का आज रात यहीं रुकने का प्लान है, इसलिए तेरे एक कमरे में मैं इन्हें ठहरा रही हूँ। माँ जी, आप मेरा कमरा इन्हें कैसे दे सकते? एक कमरे में तो मैं और मोहित रहते हैं, दूसरे कमरे में मेरी लिली और तीसरे कमरे में एलईडी रखा हुआ है। अगर ये लोग लिली के साथ रहेंगे तो मेरी लिली इनसे डरेगी और एलईडी के कमरे में कुछ तोड़फोड़ कर दिया तो। और एक कमरा तो दहेज के सामान से ही भरा हुआ है और जो मेरा रील बनाने का कमरा है उसमें भी कितनी सारी वायरिंग हो रखी है। अब उन सबको हमें निकालना पड़ेगा। सॉरी माँ जी, लेकिन मैं अपने 5 कमरों में से एक भी कमरा नहीं दे सकती। अलीशा बहू, क्या कह रही है? तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? आप मेहमान क्या हॉल में सोएंगे? माँ जी, आप थोड़ा धीरे बोलिए। अगर मेहमानों ने सुन लिया तो हमारे घर की बेइज्जती होगी। एक काम करिए, मैं और आप माया एक कमरे में सो जाएंगे और पिताजी और ये हॉल में, बाकी आपके कमरे में मेहमान सो जाएंगे। बाहर मेहमान बैठे हुए थे, इसलिए नीलम की बात मानकर सरस्वती ऐसा ही करती है। अगले दिन जैसे ही मेहमान घर से जाते हैं तो सरस्वती अपनी बेटी माया के साथ मिलकर अलीशा और मोहित के कमरे को छोड़कर बाकी सारे कमरों का सामान और उसके डॉग को हॉल में रख देती है और बाकी के 4 कमरों में ताला भी लगा देती है। अलीशा जैसे ही बाहर से आती है तो अपना सामान हॉल में देखकर काफी हैरान होती है। माँ जी, ये सब क्या है? आपने मेरा सारा सामान, यहाँ तक कि लिली को भी हॉल में रख दिया। इस घर में जिस तरह नीलम बहू अपने छोटे से कमरे में रहती है उसी तरह अब तुझे भी रहना होगा। तेरे इस कुत्ते और सामान के लिए अब हमारे घर में कोई जगह नहीं है। घर में इतने सारे कमरे हैं और आप कह रही है जगह नहीं है। अलीशा, तुम्हारे कहने पर माँ जी ने तुम्हें एक एक कर सारे कमरे दे दिए, लेकिन जब कल हमें जरूरत थी तो तुमने एक भी कमरा नहीं दिया। जानती हो कल मेहमानों के सामने घर वालों की कितनी बेइज्जती हो सकती थी। हम सबका यही फैसला है, या तो तुम इस सारे सामान और कुत्ते को घर से बाहर निकालो या तो उनके साथ यहाँ से चली जाओ। अपने ससुराल वालों को इतने गुस्से में देख अलीशा उनसे कुछ नहीं कह पाती और सारा एक्स्ट्रा सामान उठाकर सीधा अपने मायके भिजवा देती है। वहीं अपने डॉग के लिए भी अब आंगन में एक छोटा सा डॉग हाउस बनवा देती है, जिसे अब दोनों देवरानी जेठानी के पास बराबर के 1 कमरे होते हैं। लीजिए माँ जी, अनिल जी आपकी चाय। शुक्रिया बहू। अरे बहू, तूने चाय अपनी नहीं बनाई? नहीं माँ जी, मैंने चाय नहीं बनाई। वो कहना, मुझे ये वाली चाय पत्ती पीने की आदत नहीं है। मेरे घर पर तो इंग्लैंड वाली चाय आती थी। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं शिकायत नहीं कर रही हूँ। मैं दूध पी लूंगी, आप लोग चाय पी लो। अदिति ने ऐसा बोलकर बात को खत्म कर दिया। अदिति रेखा की नई नवेली बहू थी। वो एक बेहद अमीर मायके से थी, लेकिन उसने अपनी पसंद से एक गरीब लड़के से शादी की थी। ससुराल में अब उसकी छोटी सी झोपड़ी थी जिसमें किसी चीज की सुविधा नहीं थी।
कुछ दिन तो अदिति ने सब कुछ बिना शिकायत के संभाल लिया, लेकिन अब उसे अपने मायके की सहूलियत याद आने लगी थी। तो अब अदिति को अपनी झोपड़ी की ससुराल में परेशानी होने लगी। हे भगवान, फेफड़े भी दुख गए मेरे तो। पता नहीं क्या ही चूल्हा है, जलता ही नहीं है। इस घर में तो किसी चीज की सहूलियत नहीं है। मेरे मायके में कितना अच्छा गैस चूल्हा है, एक बार जलाओ यूं ही काम हो जाता है। यहाँ इस चूल्हे को तो पहले घंटों बैठकर फूको, उसके बाद जला कच्चा सा खाना बनकर निपटता है, और घर में भी इतना धुआं भर जाता है कि जिसकी कोई हद नहीं है। अदिति ऐसे ही बैठी हुई चूल्हे को अलपल बक रही थी। वहीं पास ही में उसकी सास बैठी सब कुछ सुन रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। ऐसे ही अदिति खाना बनाने के बाद बर्तन धोने को आई। बर्तन ही तो धो देती हूँ, लो कर लो बात। अब इसमें भी पानी नहीं है। हाँ बहू, वो मुझे कपड़े धोने थे तो मैंने ही पानी काम में ले लिया। अच्छा, अब मुझे बर्तन धोने हैं तो इसका मतलब अब मुझे पानी लाना पड़ेगा। भगवान, इस घर में आकर तो मैंने अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार ली। अरे यहाँ तो पानी की सप्लाई के लिए किसी टंकी या नल की भी सुविधा नहीं है। अदिति ऐसे ही गुस्सा करती हुई बाल्टी को उठाकर पनघट पर ले आई, जहाँ से उसने पानी लिया। हाथ में भी दर्द हो गया, कितनी भारी है ये। अदिति बेचारी पहले पानी लाई और फिर वो बर्तन धोने को बैठी, जिससे बाल्टी और लोटे से बर्तन धोते हुए उसके सारे कपड़े भीग गए। मेरी तो जिंदगी ही मजाक सी बन गई है। ऐसे ही सिलसिला जारी था और अब अदिति प्रेग्नेंट हो चुकी थी। माँ, आप जानती हो, एक खुशखबरी है, आपकी बहू प्रेग्नेंट है। सच में बहू, मैं बहुत खुश हूँ। क्या बात है बहू, तू मुझे खुश नहीं लग रही है। नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। आप क्या नाच कर दिखाऊं, तब आपको लगेगा कि मैं खुश हूँ। नहीं बहू, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। अच्छा तू खड़ी क्यों है, आकर लेट जा। और तू सुन अनिल, बहू के लिए ना अचार और इमली लाकर रख देना, इन दिनों में अच्छे लगते हैं। रहने दीजिए, आपके पास पहले कुछ मौजूद हो जो आप मुझे ये खिलाओ। मैंने तो बस अपने मायके में ही खा पी लिया, यहाँ तो मैं हर छोटी छोटी चीज को आकर तरस गई हूँ। अदिति, शादी तो तुमने ही मुझसे अपनी मर्जी से की थी, मैं थोड़ी रोया था तुम्हारे लिए। अनिल चुप हो जा, बहू से कुछ मत बोल। और वैसे भी ये गलत क्या बोल रही है, हम गरीब हैं तो हैं ही। रेखा ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया। अदिति भी गुस्से में चारपाई पर लेट गई और उसकी आंख सी लग गई। ऐसे ही घर में चिड़चिड़ का माहौल ही बना हुआ था। प्रेगनेंसी में जैसा जैसा अदिति सोचती थी वैसा उसे कुछ भी खाने पीने को नहीं मिलता था, जिससे वो और चिड़चिड़ी होती जा रही थी। बहू ये ले, रोटी खा ले। क्या बनाया है माँ? बेटा रोटी और सब्जी है, आलू की। जब देखो बस सब्जी रोटी सब्जी रोटी। कभी कोई फ्रूट या ड्राई फ्रूट भी नसीब नहीं हो रहा है मुझे प्रेगनेंसी में। बस ले देकर इस झोपड़ी में पड़े पड़े किलसते रहो और ये रूखा सूखा सा खाते रहो। बहू चल, तू ज्यादा गुस्सा ना कर मेरी बच्ची, मैं तुझे बहुत जल्द कुछ अच्छा भी जरूर खिलाऊंगी। जरूर खिलाऊंगी। अदिति की बातों से बेचारी रेखा को बहुत दुख होता है, लेकिन वो कभी जाहिर नहीं करती थी। जो अदिति कल तक अपनी मर्जी से झोपड़ी की जिंदगी को चुनकर आई थी, आज वो अपनी उसी जिंदगी को बुरा भला बोलती रहती थी। ऐसी रात को सोते समय मुझे इस जमीन पर नींद नहीं आ रही है, कितनी चुभ रही है, ऊपर से ये मच्छर सारी रात की नींद खराब करती है। अदिति ऐसे बोलकर सोती सोती ही उठकर बैठ गई और फिर वो रोने लगी। अदिति ये तूने क्या कर दिया? तेरी कितनी अच्छी जिंदगी चल रही थी तेरे मायके में, सोने को नरम बिस्तर था, रहने को पक्का घर, लेकिन तूने खुद ही अपनी किस्मत को फोड़ लिया और इस झोपड़ी में आ गई। अदिति ऐसे ही बैठकर रोने लगी। उसकी आवाज से उसकी सास की आंख खुल गई। बहू मेरी बच्ची क्या हो गया, क्यों रो रही है? आपको हर बात ही की जाननी होती है, कम से कम मुझे सुकून से रोने तो दो। लेकिन बस एक ही झोपड़ी में रहते हैं ना हम लोग, इसलिए आपकी भी आदत बिगड़ गई है। नहीं बहू ऐसा नहीं है। अच्छा चल, अगर तुझे मेरा पूछना अच्छा नहीं लगता तो मैं तुझसे कुछ नहीं पूछ रही हूँ, मुझे माफ कर दे। रेखा ऐसे बोलकर लेट गई और बस बैठे बैठे ही अदिति ने रात गुजारी। इस पूरी रात वो रोती रही। अगली सुबह जब उसकी ही हमदर्दी में अनिल ने उसे रोने की वजह पूछी तो अदिति भड़क कर बोली, आप तो ऐसे अनजान बन रहे हैं जैसे कि सच में ही कुछ नहीं जानते। अनिल जी, और कब तक आप मुझे इसी इतनी छोटी सी झोपड़ी में तंग रखोगे? यहाँ किसी चीज का आराम नहीं है। रात को सोने लेटो तो मच्छर तंग करते हैं, जमीन चुभने लगती है। दिन में सोना चाहो तो कभी चूल्हे का धुआं तो कभी बर्तन का पानी, कभी कुछ कभी कुछ।
ये सब नहीं झेल सकती हूँ अब मैं। अब तो मुझे अपने इस घर में शादी के फैसले पर पछतावा होने लगा है। अनिल अदिति की बातों का कोई जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि ये सच था, उनकी छोटी सी झोपड़ी में किसी चीज की सुविधा नहीं थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था कि एक रोज उनकी झोपड़ी में जलने वाले चिराग का तेल खत्म हो गया और रात में पूरी झोपड़ी में अंधेरा हो गया। माँ चिराग जलाओ ना, कितना अंधेरा हो गया है। बेटा, चिराग में तेल नहीं है, आज ऐसे ही रात गुजारनी होगी। इस वक्त मेरे मायके का बंगला कैसे लाइटों से जगमगा रहा होगा और यहाँ मैं बदनसीब इस अंधेरे में बैठी हूँ। ऐसे ही देखते दिन गुजर गए और 9 महीने का वक्त पूरा हुआ। अदिति की गरीबी की वजह से कोई गोद भराई भी नहीं हुई थी। 9 महीने पूरे होने के बाद एक दिन अचानक ही अदिति के पेट में लेबर पेन स्टार्ट हो गया। बहू, क्या हो गया? हे भगवान, लगता है अब बहू की डिलीवरी का वक्त है। बहू, बस जरा सा सब्र रख, मैं अभी तुझे लेकर चलती हूँ। मैं कैसे बहू को लेकर जाऊं? मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। रेखा परेशान से होते हुए ही अपनी झोपड़ी से बाहर आई। बाहर आते ही उसे अपने पड़ोसी का रिक्शा खड़ा हुआ दिखाई दे गया। अब तो लगता है कि यही करना पड़ेगा। रेखा ने जल्दबाजी में बिना किसी से पूछे ही वो रिक्शा ले लिया और उस पर वो कमजोर सांस बैठकर और अपनी बहू को पीछे बिठाकर उसे चलाते हुए हॉस्पिटल लेकर गई। हे भगवान, बस जरा सा और चलाना है। रेखा बेचारी किसी तरह रिक्शा चलाती हुई अस्पताल तक पहुंच जाती है, जहां जाते ही अदिति को एडमिट कर लिया गया और सेफ्टी से उसकी डिलीवरी की गई। रेखा बाहर ही इंतजार में बैठी हुई थी। डॉक्टर, कैसी है मेरी बहू? मुबारक हो, आप दादी बन गई। आपकी बहू को लड़का हुआ है। सच डॉक्टर? क्या मैं अपनी बहू से मिल लूं? जी जरूर। रेखा खुशी खुशी अंदर गई, जहां अदिति गोद में बच्चा लिए बैठी थी। मेरा राजा बेटा। माँ जी, बहू मुबारक हो, तू सही सलामत बच्चे की माँ बन गई, वरना मुझ गरीब को तो डर ही सता रहा था। तू अब तो खुश है ना? माना कि मैंने कभी तेरे लिए कुछ भी नहीं किया, लेकिन प्रार्थना जरूर करती थी कि तेरा बच्चा स्वस्थ पैदा हो। माँ जी, क्यों कर रही हो आप ऐसी बात? आपने जो मेरे लिए किया है ना, उसका एहसान शायद ही मैं चुका पाऊं। मैं बहुत गलत थी जो अपनी किस्मत को कोसती थी। मुझे तो सबसे अच्छी सास मिली है, मुझे आप मिली हो माँ। अदिति की बात से रेखा के भी आंसू आ गए। अब अदिति समझ चुकी थी कि कुछ दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद अदिति अपने बच्चे को लेकर झोपड़ी में आई, जहां एक स्पेशल तरीके से उसका स्वागत हुआ। माँ, बाबा, आप दोनों? हाँ मेरी बच्ची, हम लोग, तू माँ बन गई, मुबारक हो। तेरा बच्चा देख, कितना शुभ है बेटा। दुनिया में आते ही हमारा भी मेल करवा दिया। हम अब कभी तुझसे नाराज नहीं होंगे। अदिति के माँ बाप ने ऐसे बोलकर उसे गले से लगा लिया। आज अदिति के बेटे ने झोपड़ी में आकर उसे रोशन कर दिया था। अदिति को उसके रूठे माँ बाप मिल गए और साथ ही अदिति के बाप ने उसके पति अनिल को भी अपने यहाँ ही काम पर लगा लिया और अब सब कुछ ठीक हो चुका था।